हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज 9 बजे क्लास होगी, तो देखो यहाँ पर आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। समुच्चय का जो चैप्टर चल रहा है अपना निसेट वाला, इसमें जो प्रश्नावली 1.4 है ना, इसके बाकी बचे हुए प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और उम्मीद करके चल रहा हूँ कि इससे पहले मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी अलग अलग चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट रहो और आपको याद रहे कि आज क्लास है या नहीं है। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अगर कोई कमी लग रही है आपको तो वो मुझे बताते रहना, कम्युनिटी पोस्ट में आप कमेंट्स करते रहना और मैं उनका रिप्लाई भी आपको देता रहूँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ नोट चाहिए होते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया मैंने, जिसका नाम है क्लास 11th हिंदी मीडियम अकेडमी, जिसका यूज़र आईडी है @हिंदी मीडियम आर्मी। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट मिल जाएंगे जो भी ये लेक्चर होगा, ठीक है। जैसे आज का जो लेक्चर है मैं ये, ठीक है, नोट अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है पूरे चैप्टर के एक ही पीडीएफ बना के अपलोड कर दूँ, आप देख लेना जैसे भी होगा आपको, मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मिल जाएगा जरूर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो इस एक्सरसाइज का बेसिक तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि कोई सेट ए दिया गया है जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स कोई प्राकृतिक संख्या है। कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या आएंगे, एक्स, जहाँ पे एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। तीसरे में क्या है कि एक्स, जहाँ पे एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या होगी। चौथे में क्या है, एक्स, जहाँ पे एक्स एक अभाज्य संख्या है। अगर ऐसा है तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। अब अगर आपने बेसिक देखा तो आपने खुद भी कर लिया होगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो पहले पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ। अब आपको याद होगा ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए का बी के साथ सार्वनिष्ठ। तो इसका ये मतलब होता है कि इसमें हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो ए के पास भी हैं एंड बी के पास भी है ना। इसका डेफिनेशन आपने पढ़ा था, याद आ रहा है ना। एक्स जो ए में हो और एक्स जो बी में हो, है ना। और का मतलब क्या होता है कि ये दोनों बातें सच होनी चाहिए, मतलब ए के पास भी होना चाहिए, बी के पास भी होना चाहिए, है ना। उदाहरण से अगर मैं आप समझाऊं कि मान लो अगर एक कोई सेट है, समुच्चय है, उसके पास आते हैं 2 और 3। एक दूसरा समुच्चय है, मान लो उसके पास आते हैं 3 और 4। तो क्योंकि 3 दोनों के पास है ना, तो जो इनका सार्वनिष्ठ होगा उसके अंदर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब हम वो चीज़ें लिखते हैं जो दोनों के पास हो। तो ऐसे ही यहाँ पर सोचो, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं में सब कुछ आ जाएगा, सम भी विषम भी, है ना। यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चलता जाएगा। मतलब यहाँ पर सम संख्याएं भी हैं प्लस में विषम संख्याएं भी हैं, दोनों हैं। लेकिन बी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ए का सार्वनिष्ठ बी के साथ निकालना है, तो बी के पास केवल और केवल सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे सम यहाँ पर भी है, सम यहाँ पर भी है, तो दोनों में एक जैसा क्या है, सम। यानी कि ये पूरा का पूरा बी, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा बी ही ए के पास है, ठीक है। तो इसीलिए इनका सार्वनिष्ठ पूरा का पूरा सेट बी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेट बी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इनका सार्वनिष्ठ क्या आएगा, एक्स, जहाँ पर एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, बट इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आप सीधा लिखो बी, है ना। रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे सम और विषम दोनों है, यहाँ पे सिर्फ सम है, तो ये जो सम है ये दोनों में है, ठीक है ना। और जो सम वाला एक ग्रुप है पूरा, मतलब समुच्चय पूरा, ग्रुप नहीं, वो पूरा का पूरा सेट बी ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बी लिख देंगे। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट की, तो एक बात बताओ यार, जो यहाँ पे सेकंड हिस्सा है ना, सेकंड हिस्सा है, इसमें ए का सी के साथ सर्वनिष्ठ लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ए के पास फिर से सारी प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन जो सी है इसमें सिर्फ वही संख्या है जो विषम प्राकृत हैं। तो फिर से वही लॉजिक लगी है ना अपना, तो यार कि यहाँ पे सम भी है प्लस में विषम भी है, दोनों है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विषम है। तो आप देखोगे दोनों के पास कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, विषम। यहाँ पर भी विषम आ रहा है, यहाँ पर भी विषम आ रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा विषम वाला चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। तो दोनों का अगर आप सार्वनिष्ठ लोगे तो ये सारी विषम संख्याएं आ जाएंगी, और सारी विषम संख्याओं के समुच्चय को सी बोल रहे हैं, पूरा का पूरा सी ए के अंदर छुपा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे सी ही आ जाएगा, है ना। अब इससे रिलेटेड एक और चीज हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सीखी थी कि अगर कोई सेट ए किसी सेट बी का उप समुच्चय है, तो अगर ए और बी का सार्वनिष्ठ निकाला जाए तो वही उप समुच्चय ही आंसर आता है।
ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर ये सम संख्याएं हैं तो सारी की सारी सम संख्याएं यहाँ प्रकृत संख्याओं में मिलेंगी। मतलब सेट बी यहाँ पर ए का समुच्चय है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बी किसका है, ए का है। तो यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन में बी मिल जाएगा, इसलिए पहले का आंसर बी था। ऐसे ही दूसरे के आंसर में देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखो तो जो सी है ना वो ए का उप समुच्चय है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। तो आंसर इसका सी ही आएगा अगर हम इनका सार्वनिष्ठ निकालेंगे तो। ठीक। ऐसे अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कौन से हिस्से की, तीसरे हिस्से की। ठीक है, और फिर से मैं बोल दूँ यार, आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट में लिखते चलना। मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ और मैं आपको वो सारी चीज़ें चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। अच्छा यार, आगे बढ़ने से पहले एक और कमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सर आप आजकल डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे, है ना। हिंदी मीडियम अकेडमी जो थी, जिसमें क्लास 8 से आप 10 तक पढ़े हो, वहाँ पे तो मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था, फिर अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि अभी वो डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं इंतजाम कर लेता हूँ डिजिटल बोर्ड का, फिर मैं आपको उस पर ही पढ़ाऊँगा, है ना। वो इतना सस्ता नहीं आता, इसलिए भी इंतजाम करने में टाइम लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखो यार, जो इसका तीसरा हिस्सा है, इसमें कह रहा है ए और डी का सार्वनिष्ठ निकाल दो, यानी ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे ए और डी में क्या एक जैसा मिलेगा, कुछ देखते हैं। ए क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, और डी में क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप देखोगे तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी होती हैं, मतलब ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं इसके अंदर ही मिल जाएंगी। तो मतलब डी जो है ना वो ए के अंदर ही मौजूद है, तो इनका इंटरसेक्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि डी यहाँ पर ए का उप समुच्चय है, तो इनका सार्वनिष्ठ में डी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक अभाज्य संख्या यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो दो तरह की संख्याएं होंगी, एक वो जो अभाज्य हैं, एक वो जो अभाज्य नहीं है, और यहाँ पे अभाज्य वाली है, तो अभाज्य वाली जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा का पूरा ही इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ चौथे पार्ट की, तो चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, बी और सी का निकाल दो भैया सार्वनिष्ठ, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। अब याद करो कि यार सम और विषम में तो कुछ एक जैसा नहीं होता ना भाई, बी और सी का निकालना है। जो सम होगा वो विषम नहीं होगा, जो विषम होगा वो सम नहीं होगा। मतलब यहाँ का कुछ यहाँ नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ का कुछ यहाँ नहीं मिलेगा, दोनों का कुछ भी एक जैसा नहीं है यार। तो इसका सार्वनिष्ठ क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है, चौथा समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ इसके पाँचवें हिस्से की, तो पाँचवें में क्या कह रहा है साहब, बी और डी। ठीक है, तो बी और डी का सार्वनिष्ठ निकालते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो बी के पास है एक समप्राकृत संख्या और डी के पास है एक अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सारी सम संख्याएं आएंगी, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से आएंगी, सारी ऐसे बढ़ती जाएंगी। जबकि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 हैं, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, यानी वो संख्या जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, उनको अभाज्य बोलते हैं। जैसे 2 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, एग्जैक्टली 2 ही गुणनखंड हैं। 3 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हैं। 5 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं में और इन संख्याओं में आपको क्या एक जैसा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो दोनों के पास है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सब विषम होती हैं, याद रखना। 2 ही एक इकलौता ऐसी संख्या है, इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम ही होती हैं। तो अगर हमें सम संख्याओं के साथ अभाज्य संख्याओं को देखना हो और ये तय करना हो कि इनमें एक जैसा क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा। 2 क्योंकि सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आएगी, वो है 2। ठीक है, पांचवा समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ इसके 6th पार्ट की, छठा हिस्सा। ठीक है, तो छठे हिस्से में देखो क्या आएगा। छठे हिस्से में कह रहा है सी और डी, तो यहाँ पर सी है, डी है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है जनाब। कैसे निकालोगे, देखो यार, सी में क्या है, विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या, और डी में क्या है, अभाज्य संख्या। मैंने अभी कहा 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 होंगी, ये सब विषम होंगी, ये सब विषम होंगी। केवल 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और यहाँ पे सारी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सारी विषम है, यानी जो अभाज्य हो या ना हो। ठीक है ना, अब ये नहीं कह रहा मैं कि हर विषम अभाज्य है, ऐसा नहीं है।
जो विषम संख्या है उसमें देखो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा। अब इसमें से एक अभाज्य नहीं होता, इसमें से 9 भी अभाज्य नहीं होता है ना। तो इसके साथ कॉमन क्या आएगा भाई, ये जो अभाज्य विषम संख्या है लेकिन वो यहाँ भी होंगी। अभाज्य यानी कि ये वाला सेट इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आएगा x, जहाँ पे x एक अभाज्य। अगर आपको तय करने में आसानी तो बता देता हूँ इसको आप कैसे लिखोगे, अभी पहले लिख लो। x एक अभाज्य विषम संख्या है, x एक अभाज्य विषम संख्या है। अगर आपको ये समझने में आसानी है, मतलब कठिनाई है, आसानी नहीं, आसानी होगी तो मेरे पास क्यों ही आओगे यार पढ़ने, ठीक है। अगर आपको समझने में कठिनाई है तो आप इसको ऐसे समझ लो यार कि इस निशान का मतलब होता है जो ये है और जो ये है दोनों है। तो सी का मतलब क्या है, वो विषम होनी चाहिए। डी का मतलब क्या है कि वो अभाज्य होनी चाहिए। तो इनके सार्वनिष्ठ में क्या आएगा कि ऐसी संख्या जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसे भी लिख सकते हो यार आप समझ के, ठीक है ना, क्योंकि दोनों होना चाहिए ना, तो दोनों ही तो लिखा मैंने, अभाज्य भी और विषम भी। क्लियर हो गई बात, क्या क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। अच्छा, असंयुक्त याद है ना आपको, असंयुक्त का मतलब क्या होता है, असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, मतलब जैसे अगर दो सेट हैं आपके पास, मान लो एक, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, एक ए और एक बी, अगर इनका सार्वनिष्ठ निकाला जाए और उसमें कुछ भी ना आए, यानी कि वो एक रिक्त समुच्चय आ जाए, तो हम बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट है या असंयुक्त है। इसका वेन डायग्राम याद करो, ठीक है। इसका वेन आरेख मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था कि जैसे एक सेट ए इधर है, दूसरा इधर है, तो ए और बी, ठीक है, ये कुछ खतरनाक सा लिख दिया है ना, इतना खतरनाक नहीं लिखना है, ए और बी। तो ए और बी में देखो कुछ भी कॉमन एरिया आ ही नहीं रहा, जैसे बाकी में हम ऐसे बनाते थे तो उसमें कुछ कॉमन एरिया आ जाता था, तो यही उनका सार्वनिष्ठ होता था। लेकिन जब सार्वनिष्ठ में कुछ हो रहेगा ही नहीं तो ये दूर दूर बनेंगे, इनका वेन डायग्राम ऐसे बनता था, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो चीज़ें याद आ रही है ना, तो बेसिक मैंने आपको बताया था जब वेन आरेख बताया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा युग्म असंयुक्त है। तो एक बात बताओ, अगर मैं पहले हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, और यहाँ पे x 4 के भी बराबर है, और 4 के बराबर या बड़ा है, और 6 के बराबर या छोटा है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो क्या क्या आएगा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x एक प्राकृतिक संख्या है ना, तो प्राकृतिक संख्या 4 5 6, तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो अगर मैं इनका सार्वनिष्ठ निकालने बैठूंगा ना तो 4 दोनों के पास मिल जाएगा जनाब। तो ये एक रिक्त तो नहीं होगा, इनका सार्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय तो नहीं होगा। मतलब इसको अगर मैं ए बोलूँ और इस सेट को बी बोलूँ तो ए और बी का सार्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये असंयुक्त तो नहीं है। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी देखो कुछ एक जैसा दिख जा रहा है क्या, यहाँ पर देखोगे तो ई है, यहाँ पर भी ई है, तो एक जैसी चीज़ मिल गई ना। अगर एक जैसा कुछ भी मिल गया तो मतलब यहाँ पर तो वो चीज़ आ जाएगी, जैसे ई आ जाएगा, तो मतलब वो रिक्त तो नहीं रहेगा, तो रिक्त नहीं रहेगा मतलब वो असंयुक्त नहीं होगा। अच्छा, तीसरे पाठ्यक्रम बात करें तो यहाँ पे सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। सम और विषम में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, सम अपना अलग रहता है, विषम अपना अलग रहता है, दोनों में कुछ भी एक जैसा साझा नहीं होता। तो हम बोलेंगे कि जो इसका तीसरा वाला हिस्सा है, जो इसका तीसरा वाला हिस्सा है ये असंयुक्त है, या इसमें जो समुच्चय दिए गए हैं ये वाला और ये वाला, ये आपस में असंयुक्त है। समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए बी सी डी ये 4 समुच्चय यानी कि सेट दिए हुए हैं और हमें ये चीज़ें निकालनी है ए माइनस बी। तो अब सबसे पहले आप याद करो कि मैंने आपको ए माइनस बी निकालना सिखाया था वेन डायग्राम में ही, जो वाला जो वीडियो है उसको आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है, प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको कहा था ए माइनस बी का मतलब होता है वो सभी एक्स जहाँ पर एक्स ए के पास तो हो, जिसमें से घटाया जा रहा है, जिसमें से, इंपॉर्टेंट है से, जिसमें से घटाया जा रहा है उसमें तो हो, ठीक है, एंड और जिसको घटाया गया उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि वही एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर आएंगे जो एक में हो लेकिन इसमें ना हो, मतलब बी के सभी एलिमेंट में से काट दो अगर वो कॉमन है तो। मैंने कहा था इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके से मत सोचना, आप इसको ऐसे सोचना कि ए माइनस बी का सीधा सीधा एक और मतलब होता है कि ए में से
हम माइनस कर देते हैं ए और बी के साझा एलिमेंट। साझा एलिमेंट मतलब इनके सारोनिष्ट। इसका मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, याद करो वेन डायग्राम बिल्कुल बेसिक, अगर आपने नहीं देखा ना टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके लिए मैं हूँ ना यार। ठीक, उसकी टेंशन मत लो। देखो मैंने क्या कहा कि अगर ये ए है, खतरनाक सा ए बन गया, थोड़ा बाहर इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है, तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि मैंने देखो ए के एलिमेंट तो बहुत सारे थे, ये वाले भी ए के एलिमेंट थे, लेकिन ये मैंने हटा दी क्योंकि ये बी के पास भी थे। तो अब देखोगे ना, तो इस हिस्से को हम बोलते हैं ए माइनस बी। क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। अगर ये सेट ए था और ये वाला सेट बी था। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए पूरा है। ठीक है, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स की गलती क्या है कि ये बी के पास भी चले गए। तो जो बी के पास चले गए हमें वो हटाना है, क्योंकि इसके अंदर वही लोग आएंगे जो बी के पास नहीं होने चाहिए। तो ये वाला हिस्सा हट गया, तो कौन सा हिस्सा बचा? सिर्फ ये वाला। तो मतलब ए में से बी माइनस हो गया। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है ये ए और बी का सार्वनिष्ठ है। तो अगर इस पूरे ए में से इस सार्वनिष्ठ को गायब कर दिया जाए, यानी कि ए में से ही इसको हटा दिया जाए, तो जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। तो आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट हटा देने, ए माइनस बी मिल जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो जैसे कि पहले हिस्से की अगर मैं बात करूँ 9वीं के सॉल्यूशन की, तो इसमें मुझे ए माइनस बी निकालना है। तो मैं ए माइनस बी में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि ए और बी में एक जैसा क्या है, पहले तो वो हटाओ। तो यहाँ पे ए और बी, ए के पास ये चीज़ें हैं, बी के पास ये चीज़ें हैं। तो ए और बी में एक जैसा क्या है, कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 को हटा दो। और कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं। तो मतलब 12 को छोड़ के सब कुछ लिखोगे यहाँ पे आप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, है ना? क्योंकि बी के वो एलिमेंट जो इसके साथ कॉमन है वो इसमें से हटा दोगे। किस में से हटाओगे? जिसमें से माइनस कर रहे हो, है ना? इसी का अगर उल्टा किया जाए, यानी कि बी माइनस ए किया जाए, जैसे कि चौथा पार्ट में जानबूझ के पहले बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये पहला था और चौथा पार्ट, है ना? जगह छोड़ देते हैं बाकी पार्ट्स के लिए, और मैं यहाँ पे चौथा पहले कर रहा हूँ। अगर इसी का उल्टा किया जाएगा ना, बी माइनस ए, तो इस बार भी वही करना है। इस बार क्या करोगे, बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दोगे, यानी हटाना उसमें से होता है जिसमें से माइनस कर रहे हैं। तो यानी कि बी के वो सभी एलिमेंट लिखो जो ए के साथ कॉमन ना हो। तो जाहिर सी बात है कॉमन तो अभी भी 12 ही मिलेगा ना। तो 12 हटा के बी के 4, 8, 16 और 20 बच गए। तो यहाँ पे 4, 8, 16 और 20 लिख दो। ये होता है चौथा पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट रह गया था, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है? ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का क्या मतलब हुआ कि भाई ए में से वो सभी चीज़ें हटा दो जो सी के साथ साझी हैं, है ना? तो ए क्या है? ये रहा। सी क्या है? ये रहा। इनके एक जैसे एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको? देखो 6 से 6 कट गया, ठीक है, और क्या दिख रहा है यहाँ पर? 12 से 12 कट गया, बस। ठीक है, क्या क्या बचा किसके पास? सी के पास नहीं, ए के पास, क्योंकि ए में से घटा रहे हैं ना। तो क्या बचा वो देखना है, ए के पास, और वो यहाँ लिखना है। ए के पास बचा 3, 9, 15, 18, 21। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3, 9, 15, 18, 21। अगर इसका उल्टा होता, जैसे कि है सी माइनस ए वाले पार्ट में, यानी 5वें पार्ट में सी माइनस ए, तब भी हम यही करते, तब भी हम कॉमन एलिमेंट ही रिमूव करते इन दोनों में, है ना? कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 हट गया, 12 हट गया। लेकिन इस बार लिखते कौन से एलिमेंट जो बचे हैं? किसके पास? सी के पास, क्योंकि सी में से घटाया गया है। अब यहाँ वाले एलिमेंट लिखोगे, है ना? फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से 6 और 12 हटा दोगे अगर, तो क्या क्या बचेगा? 2, 4, 8, 10, 14 और 16, यानी कि 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, अब जो पार्ट बच गए, जैसे तीसरा पार्ट बच गया और बाकी पार्ट बच गए, इनको आप आराम से कर सकते हो। अब आप आराम से कर लेना। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अगर एक्स इतना है, वाई इतना है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। अब ये तो आप खुद भी कर सकते थे वैसे। ठीक है, मैं हल संख्या 10 की बात कर रहा हूँ। पहले निकालना है एक्स में से वाई माइनस करो।
तो मतलब मुझे x में से वो एलिमेंट माइनस करने हैं जो x और y के साथ एक जैसे हैं, साझा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है एक जैसा, अच्छा B दिख रहा है, B से B उड़ा दो, D दिख रहा है, D से D उड़ा दो। क्या बच गया कहाँ से, जो शुरू में लिखा है x में से, है ना, A और C। ऐसे बचने को तो यहाँ भी बच गया है, बट वो मत लिखना। शुरुआत में क्या है x, तो x में जो बचा है यानी A और C, तो यहाँ पे क्या लिखोगे A और C। समझ में आ गया। ऐसे अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो वहाँ पे y माइनस एक्स निकालना है, इसका उल्टा निकालना है। तो फिर से वही चीज़ होगी, कॉमन एलिमेंट आप रिमूव कर दोगे, यानी b से b गया, b से b गया और d से d गया। कौन बच गया, लेकिन किस में से बच गया, जिसमें से घटा है, यानी y में से जो बचा f और g। तो यहाँ पे क्या लिखोगे f और g। तीसरे में क्या है, तीसरे में है कि x और y का कॉमन एलिमेंट, साझे एलिमेंट निकालो, है ना। ये हमें बल्कि पहले करना चाहिए था हिस्सा, ताकि हमें पता लग जाता क्या क्या कॉमन है वही हटाना है। तो अभी हमने वैसे देखा था बी और डी, क्योंकि बी और डी दोनों के पास है, बी और डी दोनों के पास था। बीस के पास तो साझा एलिमेंट ही तो आएगा इसमें, और डी के पास, डी के पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ हल की, तो r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं इसमें अपरिमेय परिमेय दोनों आता है ना। अब इसमें से अगर आप अपरिमेय माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, परिमेय, और अगर परिमेय माइनस करोगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या माइनस किया गया, परिमेय, तो परिमेय हटा दोगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ अपरिमेय संख्या बच रही है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य और अपने उत्तर का औचित्य भी कीजिए। जैसे कि पहले पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि ये समुच्चय और ये समुच्चय क्या असंयुक्त हैं। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंटेड, मतलब इनका सार्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे यार, तीन तो दोनों के पास है, तो भैया इनमें कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो कुछ तो जोड़ रहा है ना, इन दोनों को एक जैसा मतलब जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है, तो असंयुक्त तो नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये असत्य है, क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया, असंयुक्त, जबकि ये संयुक्त है। असत्य है क्योंकि हमें अपने उत्तर का औचित्य भी करना है, तो यहाँ पे हमें कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनका सार्वनिष्ठ, क्योंकि डेफिनेशन यही होती है ना कि जो सार्वनिष्ठ है वो एक रिक्त सेट होना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं है। इनका सार्वनिष्ठ जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा 3, ठीक है, बराबर नहीं है एक रिक्त सेट की। आप ऐसे लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में क्या है, ये कह रहा है कि ये वाला समुच्चय और ये वाला समुच्चय क्या असंयुक्त, मतलब असंयुक्त हैं, क्या नहीं, इन्होंने बोला असंयुक्त हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि यार देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, कुछ तो कॉमन दिख गया ना, कुछ तो कॉमन दिख गया। अब बाकी कुछ भी कॉमन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक मिल गया ना कि कुछ तो कॉमन है, तो भाई ये सार्वनिष्ठ जो है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट तो नहीं है, रिक्त समुच्चय तो नहीं है। तो इसका रीजन भी लिखेंगे असत्य, मतलब इसका लिखेंगे असत्य, रीजन में लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, असत्य क्योंकि इनका सार्वनिष्ठ, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि इनका सार्वनिष्ठ बराबर नहीं है, सीधा ऐसे लिख दो यार, हटाओ, सार्वनिष्ठ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा समझा देना मैंने, नहीं है एम्प्टी सेट के, ठीक है। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे में सत्य आ जाएगा, सत्य क्यों आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि, ठीक है। देखो 2, 6, 10 और 14 है, 3, 17, 11 और 15 कुछ भी एक जैसा नहीं है ना, क्योंकि हम बोलेंगे क्योंकि इनका सार्वनिष्ठ, क्योंकि इनका सार्वनिष्ठ जो है वो बराबर है रिक्त समुच्चय के। इसी तरह से चौथे में भी यही कारण आएगा, क्योंकि आप देख लो 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो पूरा का पूरा आंसर उठा के यही छाप दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली पूरी होती है। फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाना, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, प्री मार्क खत्म हो जाएगा, तो आपको टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो पार्ट मैंने छोड़ दिए थे वो आप खुद कर लेना यार, कुछ पार्ट मैंने छोड़े थे ना इसके, वो आप खुद कर लेना, अब आपको सुनना आ गया होगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।